बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सीडीए के हवाले से आज 3 बड़े क्वेश्चन हैं जो हम उठाएंगे। जनाब सरवर संधू साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहली तो बात ये कि हमने आपको कुछ कागजात दिखाए थे। सीडीए का एक स्कैंडल है, इंक्वायरी शुरू हुई थी, चेयरमैन साहब ने उस पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था और कहा था कि 3 दिन के अंदर जो है ये इंक्वायरी होगी। जो 49 लाख मेहरबान साहब जो इनके डिवीजनल अकाउंट ऑफिसर हैं, उन्होंने जो वारदात की थी उस पर कुछ मामला आगे नहीं बढ़े। एक इस पे बात करेंगे और दूसरी बड़ी खबर जो हमने ब्रेक की थी कि 9th एवेन्यू की जो ग्रिल है, तकरीबन 800 फीट की ग्रिल जो है वो चोरी होगी। और इसके अलावा F9 पार्क की ग्रिल वो भी चोरी होगी, वहाँ से भी कार्ड ली गई। उस पर भी चेयरमैन साहब ने कहा था कि इसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि चिरागों में रोशनी न रही। और तीसरा बड़ी अहम बात जो है कि सीडीए का एक और अहम तरीन सेक्टर E11, उसका लीगल स्टेटस, वहाँ के मसले मसाइल क्या हैं, सीडीए को क्या करना चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं 49 लाख रुपए की जो हेरा फेरी थी। बुनियादी तौर पे तो वो 80 लाख की हेरा फेरी थी, लेकिन जनाब संधू साहब से हम जानते हैं कि चेयरमैन साहब ने तो कहा था कि 3 दिन के अंदर इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर ना इंसाफ नजर आया कहीं, ना कहीं वो 49 लाख वाला चेकअप दोबारा नजर आ रहा है, ना वो इंक्वायरी कमेटी कहीं नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मंगट साहब। संधू साहब, इस केस में आपने एक तजवीज़ दी थी कि ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ केस है। चेयरमैन साहब चाहें तो बिल्कुल 1 घंटे में मसले का हल कर सकते हैं और समरी ट्रायल कर सकते हैं इसका, लेकिन फिर उन्होंने एक्शन लिया भी। फिर एक्शन पता नहीं क्यों ठंडा ठार हो गया, सत्तू पी गया एक्शन। नहीं, इसमें मंगट साहब एक तो मैं आपको बताऊं कि हमने पहले दिन जब ये पॉइंट आउट की थी चीज़, तो साथ हमने 2 चीज़ें कही थी। चेयरमैन साहब को एक रिक्वेस्ट की थी कि जी सीडीए एम्प्लॉई सर्विस रेगुलेशन सामने रख लें और जो जो कार्रवाई हुई इसको सामने रख लें। हाँ जी। कितनी मुश्किल काम है ये। हाँ जी। सिंपल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। हाँ। उसके साथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन 1985 है सीडीए के, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी क्या ड्यूटीज हैं। हाँ। तो मुझे नहीं समझ आती कि केड़ा मुश्किल काम है। सही। बहरहाल उसमें यह था कि चेयरमैन साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया था। हाँ जी, कमेटी भी बनी थी। कमेटी बनी थी, तो एक तो ये कि उसने कमेटी चैलेंज की। हाँ जी। ये कतन ये राइट नहीं, ये तो वही साहब है कि एक दफ़ा कोर्ट में जाना है, दूसरी दफ़ा हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त देनी है, हाँ जी, तीसरी तो ताकि वो फिर साल साल चलता रहे। तो हमने रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन साहब से कि अगर ये इंक्वायरीज ऐसे ही होनी है ना, तो फिर इनका कोई फायदा नहीं, स्टेशनरी को ज़ाया ना करें। हाँ जी। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मोड है ना, वो ये है कि एक डीजी साहब जो इधर रह के गए हैं, डेप्यूटेशन पे थे सीडीए में, आज भी पता नहीं वो क्यों अपने आप को इतना इन्फ्लुएंशियल समझते हैं या सीडीए पे हक रखते हैं। उन्होंने बाकायदा एचआर को फोन करके कहा है कि आपने ये चेंज ऑफ इंक्वायरी वाला क्यों नहीं आप इसको प्रोसेस करते, क्यों आपने रखा हुआ है। यानी उसकी इतनी इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुई है। हुक्मनामा। जी बिल्कुल, जो मुझे बताया गया एग्जैक्ट लफ्ज यही है कि जी आप ये क्यों रखे बैठे हो, क्यों नहीं प्रोसेस करते इसको, इंक्वायरी कमेटी चेंज कर। क्योंकि जिसको बनाया था इंक्वायरी कमेटी में राना ताहिर जो है, उसके साथ वर्किंग के साथ आप इख्तलाफ कर लें, स्पीड के साथ कर लें, हालांकि मुझे नहीं है, मैं उसको ऑनेस्ट आदमी है, ही नोज हिज वर्क, लेकिन उसके बारे में एक बिल्कुल एक मेरी कैंडिड ओपिनियन है और ऑब्जर्वेशन है कि वो इंक्वायरी में कभी लेफ्ट राइट नहीं होता, ज्यादती किसी के साथ नहीं करता, लेकिन वो इन्फ्लुएंस भी नहीं होता। सही है। लिहाजा उसको इंक्वायरी कमेटी से हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है ये, ताकि उनको इधर उधर करके फिर मामले को ठंडा कर। मामला तो ऑलमोस्ट ठंडा हो ही गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मोर देन 15 डेज या 22 डेज या मंथ गुजर चुका है तो आप ठंडा ही है ना। अगर संधू साहब आप यकीन माने कि मेरे पास जो मालूमात आई ना कि अगर ये इसकी इंक्वायरी होती तो ये मेहरबान की मेहरबानी तो पकड़ी गई ना। वो जो तुराब कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ये पहले दोनों को गठजोड़ था, मिल के खजाने को खा रहे थे। फिर इनका जाहिर है सर जी उसके ऊपर फंड्स के ऊपर इनका झगड़ा हुआ, तो इन्होंने कहा कि चल इस दफ़ा इन्हें छुट्टी कराओ, आप ही सारा छिक लो। तो अब मामला जो है वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मामले को ठंडा किया जाए और आगे एफआईए को भी ठंडा किया जा रहा है कि जनाब तुसी छड्डो, असी आप पे ठीक कर लेंगे, तो आड़ा भी मामला असी देख लेंगे। यार इसमें से बड़ा फ्रॉड क्या होगा कि काम तो किया खुर्शीद वाले ने, पेमेंट ले रहा है तुराब और तुराब से जो भी ले रहा है, तो ये से ज्यादा और क्या फ्रॉड होगा। नहीं, वो कहते हैं जी जो खुर्शीद वाला है ना, खुर्शीद वाली अलग से कोटेशन थी, ये अलग से वारदात है। ये जनाब जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, ये खुर्शीद वाला काम कर चुका था पहले।
एडवांस में काम हो चुका हुआ है। आप दुरुस्त कह रहे होंगे, मैं वही तो कहता हूँ, अगर इसकी इंक्वायरी होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मेरे भाई आप इस दूध में से ना दूध निकलना ना पानी निकलना, आई एम वेरी सिंपल ऑन इट। मेरा ख्याल फटा हुआ दूध है ये, कि अगर जब तक अगर आप इसको मतलब ये महीनों के सापे लेके जाना फिर कोई फायदा नहीं है। फिर ये जो स्टेशनरी जाया करते हैं ना, हाँ। लैटरी शुगर, ये भी ना करें। बिल्कुल। तो चेयरमैन साहब से दरखास्त है कि प्लीज इसको प्रायोरिटी दें। ये अदारे की बेइज्जती है, ये चेयरमैन साहब की इंसल्ट है, बदनामी है। तो खुदा रहा इस शहर को, इस अदारे को बचाया जाए। अच्छा संधू साहब, ये ग्रिल वाला भी आपने निशानदेही की, आपने हमने एक वीडियो भी कौम को दिखाई कि देखें 800 फुट जो है, तो टोटल 2000 फीट लगी है 9th एवेन्यू पे, 2000 से भी कम है। और मुगल मार्केट के करीब, मुगल मार्केट की, हाँ जी, मुगल मार्केट वहां पे जाके सर्विस और 9th एवेन्यू के। अच्छा, उस पे चेयरमैन साहब को जोश आया, उन्होंने कहा कि जी इंक्वायरी करवाई जाए और ये एनवायरमेंट वाले जिनसे पूछा जाए कि ये कौन ले गया, वो कौन से बला है। उसके बाद हमने एक और वीडियो भी दी, हमारे क्राइम रिपोर्टर ने बना के दी कि यहाँ से खंबे भी दुनिया काट के ले गई है, चोर जो है इसी तरह मिली भगत करके खंबे, ग्रिल और F9 पार्क की ग्रिल भी काट के ले गए। लेकिन जो चेयरमैन साहब ने हुक्म दिया इस पे भी नहीं अमल हुआ। सर जी, मैं फिर वही बात है कि नो डाउट के वो भागदौड़ कर रहे हैं चेयरमैन साहब, लेकिन ये चीजें ज्यादा हम हैं, ये कौम का पैसा खाया गया है। हम एक तरफ कहते हैं तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो तनख्वाहें देने पैसे का जब एक ही चीज को, अब ये ग्रिल गई है, पहले पैसे लगे, अब इंशाल्लाह दोबारा लगेंगे, दोबारा टेंडर होगा। क्योंकि वहां पे तो बच्चे खेलते हैं, जो 7 पार्क है ना, जो हाँ। ग्रीन बेल्ट, उसमें बच्चे खेलते हैं I-81 के, इसीलिए तो लगी थी कि बच्चे सड़क पे न जाएं। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं कि मुझे कॉल किया एक बंदे ने, जो सीडीए का मुलाजम है, उसने कहा जनाब जब से ये हुआ हमारे तो बच्चे नहीं उधर भेजते, कि सारा हाई स्पीड रोड है साथ। बिल्कुल सही बात। तो अगर वो मतलब इसमें मुश्किल काम मुझे तो कोई नहीं नजर आता, कम से कम। नहीं, मुश्किल काम है सर जी, क्योंकि पॉलिटिकल हुकूमत है ना, तो ये लोग जो करप्ट लोग हैं ना, ये किसी ना किसी एमएनए की छतरी के नीचे चले जाते हैं, किसी सेनेटर का फ़ोन करवा देते हैं। आप तो खुद सीडीए में रहे हैं, आपको पता नहीं कितनी टेलीफोन आते हैं, फिर आपको पता है सीडीए का गुआंढ जो है उधर से भी कोई कॉल आ जाती है। सर देखिए, मेरी बात सुने, मेरा अपना ख्याल है कि अगर सही बात अगले को बता दी ना, सिफारशी भी सोचता है। सिफारशी उस वक्त ही प्रेशराइज करता है जब उसको पता हो कि आगे भी कोई वो बैठा है। सही। जब आप उसको बता दें कि नहीं जी ये पोजीशन है, अब मुझे बताएं कि मैं किधर जाऊं, तो लोग समझते हैं इस चीज को, ये बताते ही नहीं है। मेरे भाई ये ग्रिल वाला मामला, जो मैं दोबारा कहता हूं कि इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ हाफ एन आवर, क्योंकि उस एरिया का कोई इंचार्ज डायरेक्टर है एनवायरमेंट का, हु एवरेज ABC, उसको चेयरमैन साहब अपने सामने बिठाएं, मेंबर एडमिन को बिठाएं, डायरेक्टर सिक्योरिटी और डायरेक्टर HR को बिठाएं कि भाई मेरे बता कौन जिम्मेदार है, किसने इसकी मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी थी, तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल उससे कहें कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली। लेकिन संधू साहब, मैं सोचता हूँ कि हमारे जो मारखोर हैं उनकी दीवार जुड़ी हुई है सीडीए के साथ, और सीडीए में एक बड़ा रेवड़ है हरामखोरों का। हमारे जो मारखोर हैं उनको चाहिए नहीं कि इन हरामखोरों की एक लिस्ट बना के यार सुप्रीम कोर्ट को दे दें कि यार पकड़ो इनको, नैब को दे दें यार इन हरामखोरों को पकड़ो यार। देखिए दीवार बिल्कुल जुड़ी है मारखोरों की और हरामखोरों की। मैं आपको बताऊं, देखिए बात सुने मांगड़ साहब, कुछ चीजें हैं जो शायद कहते हैं कि उस तरह नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि अगर इन पे वाकई इस तरह डिलेज हुई तो महीने 2 महीने बाद वी विल प्रिपेयर ए लिस्ट, और मैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो एप्लीकेशन अपने नाम से दूंगा। यानी हरामखोरों की लिस्ट हम तैयार करेंगे जिन्होंने करप्शन की है, और साथ लिखेंगे कि इसने ये किया है, और ये हमने इतना पहले पॉइंटेड किया। इस प्रोग्राम में मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि 2 महीने में हम इंशाल्लाह ये लिस्ट बना के, चाहे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। नहीं, उसको हम भेजेंगे, चीफ जस्टिस साहब के पास भी भेजेंगे, आर्मी चीफ के पास भी भेजेंगे, DGISI को भी भेजेंगे कि यार खुदा का खौफ, यार वो अदारा जहां पे हम एक पैसे के लिए कभी प्लाट बेच रहे हैं, भी कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे सामने नजर आ रहा है कि मतलब कौन जिम्मेदार है, पैसे किधर जा रहे हैं। अच्छा संधू साहब, F9 पार्क की आप देखें, मैं यकीन मेरा वो रास्ता है, मैं गुजरता हूं उधर से, टस से मस नहीं हुआ कोई, तो उसी तरह मतलब। बल्कि आप इस तरह करें कि फैसल एवेन्यू पे F7-1 का जो साइड है उसके एक रनिंग बना हुआ है ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, उसके भी बीच में से ग्रिल गायब होना शुरू हो गई है। मैं उधर से गुजरा तो मैंने देखा 4-5 जगह से अभी छोटे छोटे पीस गायब हुए, लेकिन भाई मेरे कोई रोके तो सही। सर उस शख्स का तयन जरूर होना चाहिए जिसका पेट नहीं भर रहा, और जो लोहा खाता है, जो ग्रिल खाता है,
जो ये जंगला चोरी करके भाई खाता ये है। दिस इज मैटर ऑफ कमिटमेंट। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर हम इसको रूटीन में डालेंगे ये कभी हल नहीं होगा। आप यकीन माने संधू साहब, देखें ये यहाँ पे इस्लामाबाद जो है ना, ये आपको पता है पहले यहाँ पे देहात जंगलात था। हो सकता है यहाँ पे ऐसी कोई, एक तो आदमखोर होते थे ना, एक लोहाखोर भी तो बलाएं हो सकती हैं कि यार इस रात को निकलती हैं लोहा खा के गायब हो जाती हैं। ये एक्चुअली लोहाखोर जो है ना, ये दूसरे शहरों से आए हैं और लोहा यहाँ से ले लोहा। तो मेरे मतलब एक तो हम इसको फिर बड़े क्लियर है कि अगर तो कमिटमेंट के साथ ये काम करने हैं तो फिर तो ठीक है। अगर सिर्फ रूटीन में डालने हैं ना, फिर ये स्टेशनरी ज़ाया करने का कोई फायदा। संधू साहब, हमारा E11 जो है वो भी बड़ा पोस्ट सेक्टर है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। वहाँ तो कब्रिस्तान भी जो है लोगों ने आज खुद नोटिस पे बनाने शुरू किए हुए हैं, फिर वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे सीडीए को कोई कानून ही नाफज नहीं होता। देखें सेक्टर E11 जो है ना, इसके दो हिस्से हैं। कानूनी तौर पे ये एक पहले एग्जम्प्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ मास्टर प्लानिंग। ये था कि गोला शरीफ का जो दरबार है उसकी एग्रीकल्चर जो ज़राई रिक्वायरमेंट थी ज़राई, उसको पूरा करने के लिए इसको एग्जम्प्ट किया गया। लेकिन इसमें चूंकि कुछ एक्विजिशन भी थी तो बाद में इसको जोन 2 का हिस्सा बना दिया गया कि जो किला नंबर्स हैं, एक गांव का हिस्सा है, एक किला नंबर्स हैं, तो वहां पे सोसाइटीज ने खरीद लिया। सो जोन 2 में इसको डील किया जाता है। अब जोन 2 में सोसाइटीज हैं, चलो अच्छी या बुरी, एक तो उनके भी 100 कबाते हैं, हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी। दूसरा वहां पे जो टावर्स बन गए हैं, मेरी समझ से बाला तारा है कि वाई सीडीए केप्ट ऑन स्लीपिंग। सीडीए ने वो जो टावर बने हैं उन्होंने क्या क्या कानून की पामाली की है? सबसे पहले तो वो बगैर एनओसी के बने हैं कि जहां पे टावर बन भी सकता है या नहीं बन सकता। बन भी सकता हो तो फिर दूसरी उनकी ये है कि उन्होंने बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाने थे। लेकिन सबसे अहम जो है कि उन्होंने जो एमेनिटीज होनी है उनके लिए जगह देनी थी। जगह देनी थी कब्रिस्तान के लिए, हाँ जी, जो उनका हिस्सा बनता है। जी जी। जगह देनी थी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, कोई जो ट्रंक लाइंस बिछनी थी उनमें शेड डालना था, सबसे आगे उन्होंने फी भी देनी थी। अब उनका नुकसान क्या हो रहा है? नंबर 1, उनका कोई स्ट्रक्चर साउंडनेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। खुदा न खास्ता कोई भी मिसहैप हो सकता है। अगर कहीं आग लग जाए तो वहां पे निकलने का रास्ता नहीं है किसी भी टावर में। नो, अगर किसी ने मेन रोड पे बना लिया लेकिन वो सीडीए का, उसने सीडीए को क्या पे किया? नंबर 2, जब भी हम कभी सेक्टर कोई भी प्लान डेवलप करते हैं उसमें हमारी एक टर्शरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है। तो इन ये कौन सा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मसलन रोड्स हैं, जो ट्रंक लाइंस हैं, वाटर सप्लाई, उसके साथ क्या कंट्रीब्यूट किया है? फिर ये वाटर सप्लाई का सिस्टम नहीं है वहां पे, तो ये अपने बोर्स करते हैं, वो भी सीडीए का रिसोर्सेज, और लीगल पानी अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो लो होता है, जिससे फिर मेरे भाई लाइफ। फिर कब्रिस्तान के लिए तो सीडीए का सबसे बड़ा नुकसान जो है कि जनाब जो सीडीए का बिलू एरिया की जमीन है उसके ऊपर बन रहे हैं कब्रिस्तान बन रहे हैं। आपने देखा पिछले प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था कि 2023 की कब्रें हैं। हाँ जी। और भाई अगर पुराना कब्रिस्तान है भी, हाँ जी, तो उसमें कहाँ लिखा है? ये तो बोर्ड का फैसला, कोई नई कब्र नहीं हो सकती। वहां तो ताजा तरीन 20 साल की कब्रें बने, मतलब 10 कब्रें हैं जो 1960 की होंगी। हाँ जी। तो और वहां पे रहायश बना दी गई, उन लोगों ने अपना मैनेजमेंट के लिए बंदा रख लिया। हाँ जी। और भाई जो मैनेजमेंट के लिए कमरा बना उस वक्त सीडीए सोया हुआ था, जो 1.5-2 एकड़ के ऊपर दीवार लगा दी उसके सीडीए सोया हुआ है, और फिर वहां के रहायशी थाउजेंड्स में है। तो भाई सड़कों के ऊपर रश है, हॉस्पिटल्स के ऊपर रश है। और 15 से 20 अरब रुपए का वो प्लाट है जहां पे इन्होंने ये जी हाँ कब्रिस्तान। तो मेरे भाई लेकिन ये सारी हमने चीज को, सारी सिचुएशन को पॉइंटेड किया, आइडेंटिफाई किया, चीखे चलाए इसके ऊपर, लेकिन अभी तक जीरो एक्शन है। अगेन उसमें क्या चीज है कि जो एनवायरनमेंट का डायरेक्टर है, डीजी है, इसको उधर बुला लिया जाए F11 में कब्रिस्तान के साथ कि मेरे भाई ये पहले ये बताओ दीवार किसने अलाउ किया है उस एरिया पे जो कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं है। नंबर 2, आपका फील्ड स्टाफ क्या कर रहा है, नई कब्रें कैसे बन गई हैं। नंबर 3, 4 दीवारी किसने की है सीडीए की जमीन के ऊपर। उसके बाद वहां पे मैनेजमेंट के लिए किसने किसको रखा है। बिल्कुल। तो मेरे भाई ये तो आज के लिए हम E11 को एज सब्जेक्ट लेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह, और ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब, जनाब चेयरमैन साहब।
हमने तो वीडियो बना के भी आपको दिखाई कि ये कवानीन की पामाली हो रही है, ये कवानीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ग्रिल चोरी हुई, जंगला चोरी हुआ, वो भी हमने दिखाया। उसके अलावा 49 लाख का मामला जो है वो 80 लाख तक चला गया। आपने 3 दिन में इंक्वायरी का कहा, उसका कुछ नहीं हुआ। फिर ये E11 वाला मामला है कि वहाँ पे ये बिल्डिंग कंट्रोल वालों को आपको पूछना चाहिए कि भाई इनका ये जो टावर बने हैं किसने मंजूरी दी है। टावर बन गए, फिर इनके जो कब्रस्तान आज खुद नोटिस पे ये लोग बना रहे हैं, फिर वहाँ पे ब्लू एरिया की ज़मीनों पे इन्होंने अपने मुलाजिम रख के वहाँ पे जो कब्जे करना शुरू कर दिए हैं, वो किसके हुक्म पे हो रहा है। आप ऐसा करते चले जा रहे हैं। आप अगर आंखें बंद करेंगे तो सारा ब्लू एरिया पे कब्जा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे जी हमारी अरबों रुपए की ज़मीन पे कब्जा है। आज भी आपने फैसल मूवर वालों से 10 अरब रुपए की ज़मीन छुड़ाई, अच्छी बात है, लेकिन ये कब्जे करवाता कौन है? ये कौन आंखें बंद कर लेता है अपनी? CDA की ज़मीन पे फैसल मूवर वालों ने 10 से 12 साल कब्जा रखा। वो जो उन्होंने पैसा कमाया वो उनके अंदर से कौन निकालेगा? वो उनके पेट से कौन निकालेगा? ज़मीन CDA की वापस आ गई। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है, CDA की ज़मीन तो आपने वापस ले ली, CDA की ज़मीन का कब्जा CDA बरकरार किस तरह रखेगा? वो पैसे भी लेने चाहिए फैसल मूवर वालों से। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।